हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक ऐसे के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली ये मैंने देखा है कि एमपीपीएससी में बच्चों के साथ दिक्कत है कि वो ऐसे की वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2020 का रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से फ़ेल हो गए कि उनको पता नहीं कि पेपर 3 कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर 3 में यूनिट 1-2 में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर 5-6 में क्या करना चाहिए, किस तरह मतलब 4-5-6 में इवन। तो मैंने प्लान करा कि मैं मतलब जो स्ट्रेटजी है बच्चों को मतलब साथ वाले मेरा भी 21 का मेंस है, तो मैं साथ में ही अपने लिए भी और अपने साथ जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये प्रयास करूँगा कि जो भी मैं डिलीवर कर सकता हूँ वो करूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने बारे में बताते जाऊँगा कि मैं मतलब मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या कर रखा है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्चुअली किसी अगर पॉसिबल हो और आपको इतने सारे कोट याद हैं, जैसे मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे कोट याद हैं, तो कोट से स्टार्ट करना है, ज़बरदस्ती कोट नहीं रखना। और फिर अगर कोट पॉसिबल नहीं है तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका होता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ओवरऑल पिक्चर दे सकते हैं कि एक्चुअली आप किस विषय में बात करने वाले हैं उस ऐसे को टॉपिक को लेके। और ये भी नहीं तो आपने करंट अफेयर का अगर कोई चीज़ पढ़ी हुई तो करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, पहले ये समझते हैं कि ऐसे क्या होता है। ऐसे एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। ऐसे होता है जैसे आपने कभी कोई डिबेट डिस्कशन देखा होगा टीवी पे। तो डिबेट में क्या होता है कि दो लोग होते हैं जो उसके राइट मतलब उसमें इशूज़ क्या हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है। बशर्ते किसी बात को जब प्रोफेशनल तरीके से करा जाता है तो उसमें एक इंट्रो होता है, मतलब उसको स्टार्ट इससे करते हैं और कंक्लूजन होता है। ये प्रोफेशनल बातों की बात होती है। अब बाकी हम डायरेक्ट बॉडी में बात जब करते हैं जब किसी दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ इंट्रोडक्शन प्रॉपर होता है और बॉडी कंक्लूजन होता है कि जैसे मीटिंग क्लोज होती है तो उसमें पता चलता है कि भाई ये हम लोग ये काम करें और इससे ये फ़ायदे हुए, ठीक है ऐसा। तो इसमें ऐसे है क्या है एक्चुअल में, ऐसे कोई डेटाबेस नहीं है कि जिसमें अपन आप आंकड़े दे सकें। ये जस्ट डिस्कशन है, डिबेट है जो कि लिखित में होती है, जिसमें अपने को अपनी आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करनी होती है। आंकड़ों का प्रयोग कैसे करते हैं? आंकड़ों का प्रयोग तब करते हैं जब अपनी बात को वैलिडेशन देना हो, मतलब आप अपनी बात को सिद्ध करनी हो कि हाँ मेरी बात सही है। और ये डिटेल डिस्कशन होता है जो कि एक सामान्य समझ आपकी जो होती है वो किसी विषय के ऊपर उसको करता है। इसमें डिटेल में अपन आगे बात करेंगे। इसमें जो तथ्य होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आपकी तार्किक है, मतलब आपकी बात को तार्किक बनाते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। जो भी अपन बात कर रहे हैं उसमें अगर हम देते हैं कि जैसे वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितने % है ETC, तो इसमें कोई भी बात कर रहे हैं तो अपन उसको वैलिडेट करते हैं कि इतने % है, जो भी जिसका जितना भी % रहा हो, तो उसको बताने के लिए अपन ये इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ऐसे ओवरऑल है क्या, आपसे क्या देखना चाहता है वो ऐसे। तो मैंने ये एक चीज़ बनाई हुई है कि ऐसे के उद्देश्य क्या है। ऐसे के उद्देश्य हैं कि आप के पास जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको विषय की समझ होनी चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है आप उसको समझते कि नहीं समझते। आपका व्यक्तित्व कैसा है उसमें, ये ऐसे में ये सब चीज़ें भी दिख जाती हैं। आपकी भाषात्मक समझ कैसी है कि जैसे आपकी भाषा मतलब शैली एक ऑफिसर लाइक है या जस्ट कॉमन है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं होती। वर्तमान प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं आप डायरेक्ट, या कुछ राहुल गांधी ने ये कहा ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आपकी भाषात्मक समझ कमज़ोर को दर्शाती है। आपको लिखना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान विपक्षी दल के नेता, ऐसे करके इस तरीके से। इसमें सोच के आयाम कितने हैं आपके, मतलब आप कितने डायमेंशन में सोच पाते हैं। जैसे कि मैं 5-10 में सोच सकता हूँ, तो आप 1-2 में ही तो नहीं सोच पाते। अगर आप 10 में सोच लेते हैं या 5 में, 6 में, मतलब एटलीस्ट अगर 10 पेज का ऐसे है तो आपको 5-6 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। तो जो जितने अच्छे ज़्यादा डायमेंशन में सोचेगा उसको उतना मतलब समझा जाएगा कि ये व्यक्ति हर आयाम में सोच सकता है।
धारा प्रवाह में ऐसा है कि आपकी बात में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बात मतलब एक बात कुछ और, दूसरी बात कुछ और, तीसरी बात कुछ, तो आपकी बात के बीच में सामंजस्य नहीं है। तो धारा प्रवाह होना भी ज़रूरी है। और राइटिंग स्किल में क्या होता है कि आप सुंदर लिख रहे हैं, आप अपनी बात को कैसे दिखा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो मतलब एक गुड ट्रेड्स, मतलब आपकी अन्य सारे सब्जेक्ट के अलावा, जैसे 1 2 3 के अलावा अगर कहीं सबसे ज़्यादा राइटिंग इम्पोर्टेंट है, आपकी स्किल इम्पोर्टेंट है, लेखन कला, तो वो ऐसे के पेपर में, ऐसे में आपको सुंदर लिखना है, ऐसे में स्टार्ट कैसे करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका जीएस पेपर कैसे भी स्टार्ट करते हो आप अपनी राइटिंग, लेकिन ऐसे में आपको प्रॉपर स्टार्ट करना है और प्रॉपर ख़त्म करना है। और एक पेज में 3 पैरा लिखना है। मैं आगे इन सब की चर्चा करूँगा, जो क्लियर बताता जाऊँगा। विषय को कैसे चुना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चार चार ऑप्शन रहते हैं, चार में से एक पे कैसे जाना। तो चार में से पहले अपन को दो पे जाना, तो दो अपन ने ऐसे चुन लिए। दो के बाद फिर दो से एक पे जाना, ये भी तरीका है कि दो में से एक जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस पर चले जाना है। ठीक है, विषय कैसे चुना है ये मुद्दा है, जिसमें आप पहली चीज़ तो ये जो डायमेंशन मैंने बताए हैं, इन विषय पे आपको जानकारी होनी चाहिए जिस विषय को आप चुनते हैं। ज्ञान का स्तर सामान्य रखें। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैं भी मतलब कुछ सब्जेक्ट स्पेशल टेक्निकल पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं अगर अपनी टेक्निकल बातें करता हूँ, जैसे जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, मतलब आपके प्रोफेसर है वो आईटी फील्ड से नहीं रहे, जैसे मेरे को आईटी का अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है और मैं अपनी टेक्निकल बातों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो वैसी बातें इस्तेमाल नहीं करनी, अपन को जेनरिक रखना है। डिबेट एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, जिसमें लोग सामान्य जो समझ रखते हैं वो इन चीज़ों को समझें। विषय की समझ से तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने ये जो बातें करी हैं उनका मतलब क्या है, ये मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि आप विषय को मतलब जो सब्जेक्ट है उसको आप सही से समझते हैं कि नहीं समझते। जैसे कई लोग क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को ही नहीं समझते और वो कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है और वो कुछ भी समझे जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन उसका रिलेटेड उद्देश्य नहीं है पर एजुकेशन पे लिखे जा रहे हैं, देश का विकास उससे संबंधित नहीं है पर उस पर लिखे जा रहे हैं। तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका ही पड़ता है, क्योंकि अगर 50 नंबर का ऐसे है और अगर आप समझ रखते हैं बस, तो वो 25 नंबर से ही स्टार्ट करेगा कि व्यक्ति को कम से कम ऐसे समझ में आ गया है, तो उसके बाद वो मार्किंग स्टार्ट करेगा। अगर वो ही नहीं रखते आप, तो वो पहले ही उसका मोरल डाउन हो जाएगा कि यार इसको समझ में ही नहीं आया पहले, तो क्या मतलब है। वो पूरा ऐसे ढंग से चेक भी नहीं करेगा और आपको एवरेज नंबर देके, जो बिलो एवरेज नंबर है वो देके निकल जाएगा। और ये बहुत आसान चीज़ें हैं जिस पे आप स्कोर करके इवन प्री से मेंस और मेंस से इंटरव्यू तक जा सकते हैं। उसके बाद ये हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि आप 5-6 आयाम किसी ऐसे के, मतलब 5-6 डायमेंशन में समझ रखते हो उस विषय पे। ऐसा नहीं कि केवल आप 1-2 बातें ही जानते हैं उसमें, की कमी है ये है, सॉल्यूशन नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भी है। क्या आपके पास अपनी बात जो रख रहे हैं उसके लिए तथ्य, रिपोर्ट वगैरह, जो बात आप बोलते हैं उसमें क्रेडिबिलिटी कैसे पैदा करें। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ तो ये बात सही होगी, नहीं, आप बोलते हो तो उस पर कोई रिपोर्ट है, कुछ बेस है, कोई तथ्य है, आंकड़े हैं, वो इस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है जिससे आप क्रेडिबल फील होते हैं। उदाहरण कैसे समझते हैं, जैसे कि देश का भविष्य कक्षा में निर्धारित होता है। अब ये ऐसे है, इसमें आपको क्या लग रहा है, सोचिए एक मिनट। जैसे देश का भविष्य जो है वो कक्षा में निर्धारित होता है, मतलब इसमें कैसे है, फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन अ क्लासरूम, डिपेंड्स इन अ क्लासरूम, ऐसा कुछ ऐसे था। ये मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा तो मेरे को वो नहीं आ रहा। तो ये जैसे ये है, तो इसमें देश का भविष्य कक्षा में निर्धारित होता है। इसमें ओवरऑल ऐसे क्या है, यह केवल शिक्षा पर आधारित नहीं है। जैसे कि अपन सोचें कि शिक्षा की बात कर रहा है कक्षा में, तो ऐसा भी नहीं है। यह मूलतः क्या है कि देश के भविष्य में कक्षा में कैसे निर्धारित करती है, इस पर है। फिर 2 टॉपिक अगर आपको पसंद आ गए तो उसमें से जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, रुचिकर लगता है, वो उस पर आप लिखें। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व।
ये जो व्यक्तित्व की चर्चा मैंने करी थी कि क्या होता है व्यक्तित्व, इसमें अपन लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करते हैं। जैसे लीडरशिप क्वालिटी में क्या होता है, जिसमें जो दूसरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जो महिला पुरुष मतलब महिलाओं से संबंध नहीं रखते, उनके बारे में हमेशा उल्टा बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं महिलाएं ऐसी होती। ऐसा नहीं है। लीडर हमेशा कभी किसी के विषय में गलत विचारधारा नहीं रखता, वो हमेशा सबको साथ लेके कमज़ोर का साथ देने की कोशिश करता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडर हमेशा स्टैंड लेना जानता है। लीडर हमेशा मतलब एक वर्ग विशेष के लिए खड़ा होना जानता है। ये लीडरशिप क्वालिटी आपकी दिखनी चाहिए कि जैसे कुछ वर्ग विशेष होते हैं, उनके साथ आप हमेशा खड़े रहो। निर्णय लेने की क्षमता कि हाँ स्टैंड ले लिया तो ले लिया, ये नहीं कि मतलब नहीं अब तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आपके अपोज में आ जाएगी, इसकी बात नहीं। जो भी है सही है, उसके साथ खड़े हो जाओ और अपनी बात को राशनल रखो, अपनी बात में कंपैशन रखो जिसकी ज़रूरत है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और जो आपकी भाषा शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक मतलब दिखना चाहिए कि आपकी जो भाषा की समझ है वो बहुत अच्छी है। और समस्या समाधान करने का जो आपका एटीट्यूड है वो ज़रूर होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे किसके प्रति कंपैशन वगैरह होना चाहिए आपको। जैसे कि मान लो गरीब है कोई व्यक्ति, तो वो नेचुरली गरीब तो नहीं है, उसकी कुछ गलतियाँ रही होंगी, हो सकता है वो पॉवर्टी के विशियस साइकिल में फंसा हो। ये विशियस साइकिल होता है। तो ये समस्याएं भी होती हैं महिलाओं के प्रति। जैसे महिलाओं को लोग क्या होता है कि महिलाओं को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इवन सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो उनके प्रति अगर आपके मन में संवेदनशीलता है, उनके प्रति अगर आप उनके उत्थान की बात सोचते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ये नहीं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, वो हैं, क्योंकि एक सोच लोगों की बनी हुई है कि महिलाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वैसा नहीं तो वो ये कर देंगी, इज्जत ख़राब कर देंगी ETC। तो ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए। महिलाएं भी जेंडर हैं, उनकी भी इक्वल चीज़ें हैं जो एक पुरुष कर सकता है। इवन कोई भी जेंडर हो, महिलाओं की बात नहीं कर रहा, इवन ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई भी मेल जेंडर फीमेल जेंडर है। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। समाज में क्या विचारधारा है इसके बारे में आप उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। समाज में हो सकता है 90% लोग ही केवल डिग्री वाले पढ़े लिखे हों, उनके अंदर एक्चुअल नॉलेज ना हो, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी सोच समझदारी से फ़र्क पड़ना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है कोई, जैसे SC ST है, लोग उनके मन में ये गलत अवधारणा रख लेते हैं कई बच्चे कि वो ये रिजर्वेशन लेते हैं। वो नहीं नहीं, उनका बैकग्राउंड आप देखिए, उनकी समस्याएं आप देखिए, आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्यों उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, क्यों कितनी समस्याएं वो लोग झेलते हैं। वो सारी चीज़ें आपके मन में हमेशा आनी चाहिए कि हाँ ये है। उत्थानवादी सोच होनी चाहिए कि हम इसको काम करेंगे, भले ही आपको जो सामान्य समझ है वो आपकी ऐसी ही रही हो, लेकिन आपको एज ए ऑफिसर आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की भाषात्मक समझ की बात करी थी, उसमें क्या है कि वाक्य तो छोटे लिखने हैं, मतलब वाक्य इतना बड़ा नहीं लिखना कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओ कि इसका मतलब क्या है। कम से कम व्याकरण की अशुद्धियाँ करनी है और विराम चिन्हों को प्रयोग करना है, जो कि अपन जनरली नहीं करते। अपन तो जस्ट वैसे ही लिखते चले जाते हैं कि हाँ ठीक है। और ज्ञान का उपयोग केवल ज़रूरत के अनुसार करना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी फील्ड में मान लो आपको कमियाँ बहुत ज़्यादा पता है और आप कमियों पर बत्ती देते जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से कि मान लो इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 पेज में, फिर बॉडी कम से कम 5 से 7 पेज में, और फिर कंक्लूजन 1 से मतलब इस कंक्लूजन में भी 2 टाइप होते हैं, पेनल्टीमेट और अल्टीमेट। अल्टीमेट और पेनल्टीमेट, और अल्टीमेट मैं दोनों के बारे में बताऊंगा अगर मेरे को लगा तो। जैसे एग्जांपल ये था शिक्षा का, तो शिक्षा का मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ शायद इसमें कि शिक्षा को कैसे लिखना है। तो शिक्षा में क्या है कि प्रस्तावना कैसे लिखनी है। तो अपन एक डायमेंशन कोई भी उठा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का महत्व उठा लिया मैंने यहाँ कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर मैंने बताना स्टार्ट करा कि शिक्षा ऐसी है, शिक्षा प्राथमिक लेवल पे ऐसा है, माध्यमिक पे ऐसा है। ये है ओवरऑल सिनेरियो में बता रहा हूँ, वर्तमान स्थिति क्या है, समस्याएं क्या हैं। मतलब शिक्षा के आयाम जो है उसमें से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा में कैसी कंडीशन है, रोजगार परक शिक्षा क्या है, मूल्य आधारित जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। जैसे आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं कि उनको जैसे कोई भी काम करना है वो तो केवल उससे ही मतलब रखते हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं रखते, इवन घर वालों से बात नहीं करते, माँ पिताजी से बात नहीं करते कि नहीं उनका जो काम है वो केवल पढ़ना है तो वो केवल पढ़ाई करेंगे। ऐसा गलत है। जीवन में फेल होने की सबसे बड़ी मतलब जीवन में पर्सनल सेटिस्फेक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो करना क्या चाहते हैं, वो उनको जो टास्क दे दिए वही करते रहते हैं। तो पहले अपन को जब तक ट्राई करना है, जब तक आप अपना जो इंस्टिंक्ट है, मतलब इकिगाई जिसको बोलते हैं,
मतलब जो आप करना पसंद करते हैं, पैशन है, वो आप नहीं ढूँढ लेते जब तक आपको ट्राई करते रहना है। जब आपको ये मिल जाता है तो आपको उस पे काम करना है। तो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। आप बड़ों का सम्मान करते कि नहीं करते, आप जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, वो सारी चीज़ें, रोज़गार परक शिक्षा आपके पास है कि नहीं। जैसे आपको मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती तो क्या करोगे आप? मैं इन पे भी बाद में कभी चर्चा करूँगा कि क्या करना है। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, कमर्शियल एजुकेशन, जिसमें आप बहुत आसानी से मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। डिजिटल एजुकेशन, ये वर्तमान की नीड है, एनईपी में क्या है, ये सब समस्याएं हैं इनमें, उस पर चर्चा करेंगे। आयाम में क्या होता है कि जैसे आयाम में अपन कैसे आयाम लिखें कि किसी ऐसे में क्या अप्रोच होनी चाहिए, मतलब मैं कैसे लिखूं। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट डाले हुए हैं इसमें। जैसे सेक्टोरल अप्रोच होता है। सेक्टोरल में क्या होता है कि जनरली अपन लिखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब लिख देते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी अप्रोच है। आपके सारे बच्चे आपके साथ वाले लिखेंगे, तो आप ज़रूरी नहीं कि ये लिखो। ये कब लिखो जब कोई समझ में नहीं आता आपको, या इसकी ही ज़्यादा ज़रूरत है उस ऐसे में। टेम्पोरल अप्रोच में क्या होता है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, आधुनिक काल में था। और ये मेरी बात ज़रूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से लिखो, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल कि जो प्राचीन काल में था आपको नहीं पता, मध्यकाल में था आपको नहीं पता, आपको ये पता है ना कि प्री ब्रिटिश एरा से एजुकेशन सिस्टम ऐसा था। जब मैकॉले आया तो इंग्लिश आई, तो प्री ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे करके मतलब 2-3 डायमेंशन आपको इसमें से टेम्पोरल अप्रोच में निकाल लेना है। या इवन ये भी नहीं पता तो आपको, जैसे बिजनेस पे बात चल रही है, तो ये 1991 से पहले बिजनेस क्या था, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन आने तक बिजनेस कैसा था, तो आपने इससे पहले, इसके बाद, डिजिटल एजुकेशन आने के बाद, तो इनमें सब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब से डेटा आया ना, इवन मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जब गूगल जब बन रहा था, गूगल लोग सोच रहे थे इसके बारे में, तो इनको पता था कि जो डेटा को कंट्रोल करेगा फ्यूचर में, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। क्योंकि हर समय एक एज होती है जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहले कोल एज रही होगी, जब कोल जिसके पास निकला था, आज सऊदी अरेबिया वगैरह पैसे वाले हैं देश हैं, वो इसकी वजह से है। फिर टेक जिसकी वजह से हुआ, जैसे यूएस टेक की वजह से है। जैसे अन्य चीज़ें, डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह हैं, उनकी वजह से भी यूएस और चाइना, फ्रांस और ये रसिया। तो हर टाइम एरा होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम इनकी डिफेंस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा थी, टेक की। इवन अभी जो कमर्शलाइजेशन है उसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है। इवन गूगल है, तो गूगल को पता था कि डेटा जो कंट्रोल करेगा फ्यूचर में, तो इन 2-4 बच्चों ने मिलकर क्या करा था कि ये कंट्रोल करने का प्रोसीजर तैयार कर लिया था, जिसको आज अपन गूगल बोलते हैं, जिसको आज इंटरनेट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। और इवन आज भी इस रेस में सारे बच्चे, सब लोग लगे हुए हैं कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करेगा। इवन एजुकेशन सेक्टर में भी जिसके पास इंटरनेट या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और जो अडॉप्ट नहीं करना चाहते वो शायद उतने सक्सेसफुल ना रहें, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस वगैरह भी हैं जो अडॉप्टेड नहीं हैं, तो वो बड़ी वीक फील करते हैं इस कंपटीशन में। मतलब उनको लगता है कि शायद अब वो सर्वाइव नहीं कर पाए, कई सारे बंद भी हो रहे हैं और कई सारों को सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे बाईजूस है, इनका सपोर्ट मिल रहा है, अनअकैडमी का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ज़िंदा रखें। फिर अब एक होती है इम्प्लीकेशन कि इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे, नेशनल पे, इंटरनेशनल पे। तो ये इनमें आप इम्प्लीकेशन स्टाइल में ये डायमेंशन खोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होता है, रिलीजन इंस्टीट्यूशन, मीडिया, जुडिशरी, ऐसे करके आप जो भी मर्जी आए कि जिस विषय में वो ऐसे डिमांड कर रहा है, उस विषय में आप चर्चा कर सकते हैं। समस्याएं और कठिनाइयाँ पे भी बात कर सकते हैं। जनरली लोग इन पे ही बातें करते हैं, तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1-2 पेज और कम है जो मेरे को लिखना है, तो आप रिलेवेंट रहिए। मतलब फालतू में आप पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना कंटेंट होना चाहिए कि आपको ऐसे छोटा लगे। मेरा उद्देश्य ये है बताने का, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये MPPSC 2021 के मेंस के चक्कर में ये चीज़ देखी। अदरवाइज़ मैं UPSC के स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी में कन्वर्ट करा हुआ हूँ। सर इसमें जो गलतियाँ हैं उसको आप देख लेना। समस्याओं, कठिनाइयाँ, तो सेक्टोरल अप्रोच में क्या करना है कि जैसे महिला है, कोई पर्टिकुलर जाति है, अल्पसंख्यक हैं, ट्रांसजेंडर हैं। जैसे अल्पसंख्यक है तो लोग कई सारे मुद्दे आपके सामने लेके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे लव जिहाद वाला मुद्दा लेके आएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है और इसको बनाया क्या गया है, इन चीज़ों में दोनों में अंतर होता है। तो एक्चुअल में मैं बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि लव जिहाद वाला मुद्दा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे 100 बच्चे हैं, 100 लड़कियाँ इधर हैं, 100 लड़कियाँ इधर हैं, ये 100-100 ही होती हैं दोनों तरफ। अब 100 में से 5 लड़कियों को मान लो किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के ने शादी कर ली उसकी, तो इधर वाली जो मतलब इधर वाली ये कम्युनिटी है,
इसकी 5 लड़कियों को सो मुस्लिम लड़कियों ने शादी कर ली। अब ये इसमें से जो मुस्लिम लड़कियों की 5 लड़कियां हैं, इनको दिक्कत आती है शादी करने में, तो ये क्या करती हैं, और हिंदू लड़के करना भी नहीं चाहते शादी, क्योंकि वो डरते हैं कि मुस्लिम बहुत कट्टर होते हैं ऐसे वैसे, तो ये 5 लड़कियां भी सफ़र करती हैं। तो लव जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम किसी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। लव जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई गलत इंटेंशन से लव करता है, जो कि मैं लव पे भी मैं बात करूँगा, जो क्या होता है और क्यों कैसे करना चाहिए इन फ्यूचर, कभी मौका मिलेगा तो ये जो सफ़र करने का तरीका है कि पहले तो इनको टारगेट करा किसी 2 4 5 बच्चों ने, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, इवन क्लियरली बोलूँ तो मुस्लिम ने, और फिर इनकी जो 5 लड़कियां हैं वो भाग के, मतलब घर से भाग के, फिर उनको ऑप्शन ढूंढने होते हैं क्योंकि उनके मुस्लिम जो लड़के हैं 5 चले गए। तो इसमें ओवरऑल जो सफ़र कर रही हैं ना, वो कि अपनी अपनी बेटियाँ कर रही हैं, मतलब 5 ये और 5 ये, तो 10 लड़कियां सफ़र कर रही हैं, सोसाइटी का सोशल ड्रामा झेल रही हैं, वो इतने इस लेवल पे मैच्योर नहीं है कि वो करें। तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट से जो गलत इंटेंशन के साथ करा गया लव है, दैट इज़ जिहाद, और ये केवल और केवल किसी पर्टिकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, इवन ये सबके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये बेटियां हमारे देश की हैं। 5 और 5 10, सारी 10 और 5 10 और सफ़र करती हैं, तो हमारे देश की बेटियाँ सफ़र करती हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको कोई नहीं बताना चाहता। तो ये इस प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए कि क्या पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर हैं, वो भी इंसान होते हैं, उनमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए किसी को। मतलब कई लोग हैं, मैंने देखा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, जो नाइट में बाहर जाती है अपनी किसी खाने पीने के जुगाड़ से, और पैसे वैसे उनको किसी तरीके से लेने होते हैं, तो उनके प्रति देखा होगा कई सारे लोग उनको लिफ्ट भी नहीं देते, उनको साथ बैठना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ट्रांसजेंडर दोस्त होने से आप ट्रांसजेंडर बन जाएंगे, और ट्रांसजेंडर बनना कोई गलत बात नहीं है, ये नेचुरल है। जिसको जो जेंडर मिला है उसको एक्सेप्ट करो, जो भी आप हो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि 1-2 पेज और बचे हुए हैं, तो कारण प्रभाव, सरकार के प्रयास, कमियाँ, ठीक है, और आपके खुद के सुझाव जो आप फ्यूचर में आगे के सुझाव आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। रिलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कंक्लूजन की शायद बाद में बात करूँगा।